हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज वायरल डिजीज। इससे पहले हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बैक्टीरियल डिजीज देख लिया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी देखी थी। ठीक है, अब हम इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए वायरल डिजीज को देखेंगे। सबसे पहली डिजीज हम देखेंगे वो है पोलियो। ठीक है, और इसी को पोलियोमाइलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कई बार अगर ये नाम आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है, बट इसी को हम शॉर्ट में पोलियो बोल देते हैं। ठीक है, अब इसी का एक और नाम है। अब जनरली ये नाम इतना कॉमन नहीं है, पर किसी टाइम में इसको इन्फेंटाइल पैरालिसिस के नाम से भी जाना जाता था। और ऐसा क्यों था? देखो, पोलियो में आपको इतना पता होगा कि इसमें पैरालिसिस हो जाता है ना, हाथ पांव काम करने बंद कर जाते हैं या हाफ बॉडी पैरालिसिस हो जाता है। तो सबसे पहले ये डिजीज जो ऑब्जर्व की गई थी वो सिर्फ बच्चों में ऑब्जर्व की थी, 3-4 साल के जो बच्चे थे। तो ऐसा लगता था कि ये डिजीज सिर्फ बच्चों में होती है। ठीक है, तो इसीलिए इन्फेंटाइल पैरालिसिस है ना, कि ये इन्फेंट्स को होने वाली डिजीज है, इसीलिए इसका नाम दे दिया था इन्फेंटाइल पैरालिसिस। बट बाद में ऑब्जर्व किया गया कि ऐसा नहीं है, ये बड़ों में भी होती है, बाद में भी हो सकती है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इसका पैथोजन, मतलब इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा ऐसा पैथोजन है जो ये डिजीज कॉज करता है, दैट इज पोलियो वायरस। ये काफी सिंपल है, आपको कुछ जैसे बैक्टीरिया में आपने बहुत सारे नाम याद किए थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा ज्यादा कुछ। पोलियो डिजीज और उसका वायरस क्या है, पोलियो ही उसका वायरस है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसका ट्रांसमिशन भी फीकल ओरल रूट से ही है। ठीक है, मतलब इसका जो वायरस है वो कैसे एंटर करता है कि फूड के साथ ही हमारा जीआईटी को अफेक्ट करता है, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रूट से ही जाता है, उसके बाद में वो टिश्यूज में चला जाता है। ठीक है, इंटेस्टाइन से कहा माइग्रेट कर जाएगा, टिश्यूज में माइग्रेट कर जाएगा, उसके बाद में वो नर्व्स को अफेक्ट करता है। देखो, ये जो वायरस है ना, पोलियो वायरस, ये जीआईटी से एब्जॉर्ब होके या जीआईटी से एंटर करता है, इंटेस्टाइन से एंटर करता है, कहाँ पे, बाकी बॉडी के टिश्यूज में, और टिश्यूज से ही जाता है नर्वस सिस्टम पे। तो ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व्स, मतलब जो नर्व्स होती हैं उनको इन्फ्लामेशन कर देता है, सबसे पहले उनको डैमेज करना स्टार्ट करता है। देखो, अब हमारी जितनी भी मसल्स हैं वो सारी की सारी नर्व से जुड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिग्नल तो वहीं से आ रहा है। ठीक है, तो अगर एक बार नर्व्स अफेक्ट हो गई तो वो मसल भी अफेक्ट हो गई, और उस मसल से रिलेटेड कोई भी अगर ऑर्गन है वो भी अफेक्ट हो गया, मतलब डैमेज हो गया। तो क्या कहेंगे हम इसको कि ये जो वायरस है इसने पहले नर्व्स को इन्फ्लामेट किया, उसके बाद में मसल को डैमेज करेगा। मसल को डैमेज कर दिया। अब मसल को डैमेज कर दिया और नर्व को भी डैमेज कर दिया, तो क्या होगा, वहां तक क्या सेंस नहीं पहुंचेगी, तो पैरालिसिस हो जाएगा और इस मसल का डेवलपमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो हड्डी, जैसे पांव देखे होंगे अगर आपने किसी पोलियो पेशेंट को देखा होगा, तो उसके पांव बड़े पतले पतले से दिखते हैं, मतलब सिर्फ हड्डियां दिखती हैं, मसल्स नहीं दिखती हैं। क्यों? क्योंकि मसल तो ग्रो ही नहीं हो पाई थी ठीक से, उसको डैमेज कर दिया गया था इस वायरस ने। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, मतलब ये प्रोसेस जब हो रही है, पोलियो वायरस एंटर कर गया है बॉडी में, तो क्या प्रोसेस होगी। अब नर्व्स को अफेक्ट कर रहा है तो नर्व्स में पेन होगा, जाहिर सी बात है, पेन स्टार्ट होगा, तो नर्व्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, फीवर आएगा। जब भी पेन होता है तो फीवर तो आता ही है और हेडेक भी होता ही है। तो ये तो हार्ट डिजीज के कॉमन सिम्टम्स हैं, और उसके सीवियर केसेस में क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, और एक खास बात ये आप कह लो कि डिजीज फैटल है, बट ऐसा नहीं है कि हर केस में इसमें डेथ हो जाती हो। कभी कभी क्या होता है, बहुत रेयर केसेस में इसमें डेथ भी हो जाती है। कब डेथ होती है, तब हमारी इंटरकोस्टल मसल्स अफेक्ट हो जाएं, है ना। इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, डायरेक्टली हमारी जो रिब्स हैं उनके बीच की मसल्स होती हैं। अगर वो अफेक्ट हो गई हैं, वहां का जो नर्वस सिस्टम है वो अफेक्ट हो गया, तो लंग्स ही काम करना बंद कर देंगे, ब्रीथिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, रेस्पिरेटरी काम करना स्टॉप कर देगा, तो अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। बट जनरली ये या तो नेक एरिया में इफेक्ट करता है कि स्टिफनेस हो जाती है, गर्दन में ठीक से मूव नहीं कर पाते हैं, जो पोलियो पेशेंट रहते हैं वो ठीक से अपनी गर्दन को मूव नहीं कर पाते हैं। प्लस लिम्स में जनरली ये इफेक्ट होता है, मतलब लोअर लिम्स में, पांव, जनरली पैरालिसिस कहाँ पे होता है, पांव में होता है। कितना आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत काफी कॉमन डिजीज है, आपने देखे भी होंगे इसके पेशेंट्स, और ये सारे सिम्टम्स आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके ट्रीटमेंट पे।
मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यही है, नीट में एक दो बार यहां से क्वेश्चन बना है इसकी वैक्सीन पे। दो टाइप की वैक्सीन है, एक है साक वैक्सीन और एक है सैबिन वैक्सीन। साक एंड सैबिन, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ही पूछा जाता है जनरली। तो ये जो साक वैक्सीन थी, ये सबसे पहले जब ये डिजीज डिस्कवर हुई थी उसी टाइम पे ये वैक्सीन को बनाया गया था। तो ये इंजेक्टेबल थी, मतलब इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता था। बट अभी आप देख रहे होगे 2 बूंद पोलियो की, 2 बूंद जिंदगी की, सॉरी, ठीक है, उसमें क्या है, ओरली दी जाती है। ये वैक्सीन क्या है, ओरली दी जाती है, बच्चों को मुंह में डाली जाती है डायरेक्टली। वो कौन सी वैक्सीन है? सैबिन वैक्सीन। मतलब अब हम कौन सी वैक्सीन यूज कर रहे हैं? वो है सैबिन वैक्सीन, ठीक है। एक प्रोग्राम, गवर्नमेंट काफी प्रोग्राम चलाती है, तो एक है पल्स पोलियो के नाम से भी चलता है, ताकि हम पोलियो को पूरे तरीके से खत्म कर सके, इराडिकेट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पोलियो पूरा पढ़ लिया है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट डिजीज पे। अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलें तो इसमें गिनती की 2 से 3 वायरल डिजीज दे रखी है। यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि एड्स को हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि एड्स काफी डिटेल में दे रखा है बुक में, तो उसको हम, उसके लिए पूरी एक क्लास लगेगी, तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राइनाइटिस। ये नाम सुना है आपने कभी? राइनाइटिस, इसको कहते हैं कॉमन कोल्ड। मतलब जो जुकाम हो जाता है ना, जुकाम होता है, उसी को कहते हैं राइनाइटिस, और इसी को हम कॉमन कोल्ड के नाम से भी जानते हैं। अब इसका पैथोजन क्या है? इसका पैथोजन है राइनोवायरस। ये आपको याद रखना कि हमें जुकाम जो होती है, सबको होती है ना, ये तो सबको हुआ है ये इन्फेक्शन, तो कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि हमने देखी नहीं है ये डिजीज कैसी होती है। एटलीस्ट ये आपको याद रखना है कि राइनोवायरस की वजह से जुकाम होती है, ठीक है। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे है? जनरली इसका जो ट्रांसमिशन है वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। मतलब किसी को जुकाम हो रखी होती है और वो छींक देता है, खांस देता है, तो सामने वाले पर्सन को भी जुकाम लग जाती है जनरली, ठीक है। या फिर हम सामान शेयर करते हैं, जैसे स्कूल में बच्चे पेंसिल, पेंसिल, ये सारी चीजें शेयर करते हैं, तो इनके थ्रू भी इन्फेक्शन फैलता है। नेक्स्ट इसके साइन एंड सिम्टम, ये भी आप सबको पता होंगे। साइन एंड सिम्टम्स क्या है इसके? जनरली हल्का बहुत फीवर भी आ जाता है किसी किसी केस में, या हेडेक होता है, रनी नोज, नाक बहती है, सोर थ्रोट, गले में खरांश हो जाती है। ये इसके कुछ जनरल साइंस एंड सिम्टम्स हैं। यही सारी चीजें होती है जब जुकाम होती है। ये तो आप खुद से समझ सकते हो, जब भी आपको इन्फेक्शन होता है, मतलब जुकाम होती है, तब कैसा फील होता है, क्या साइंस, क्या सिम्टम्स रहते हैं, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट देखो, ट्रीटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। ये ऐसा वायरस है जो बॉडी में मैक्सिमम 3 से 7 दिन तक रहता है, ठीक है, रहेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, उसके बाद में अपने आप ही चला जाता है। तो इस जनरली ऐसा कह सकते हो कि ये जो वायरस है हमारी बॉडी में खेलने कूदने के लिए आता है और उसके बाद में चला जाता है। इसका इन्फेक्शन मैक्स टू मैक्स 3 से 1 वीक, मैक्सिमम 1 वीक तक जुकाम रहती है और उसके बाद में अपने आप ठीक हो जाती है। तो इसके लिए हमें पर्टिकुलर कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी क्या करते हैं, अगर हेडेक फीवर हो रहा है तब पीसीएम वगैरह खा लेते हैं, ठीक है। मतलब जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उसको कम करने के लिए हम मेडिसिन खाते हैं, ना कि जुकाम को खत्म करने के लिए। क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है, तो वायरस के लिए पर्टिकुलर कोई एक मेडिसिन तो होती नहीं है। क्यों नहीं होती है ये भी आपको पता होगा, शायद नहीं पता है तो सुन लीजिए। क्योंकि वायरस जो होता है, या तो वो डीएनए वायरस होगा या फिर वो आरएनए वायरस होगा, ठीक है। और ये बहुत जल्दी अपना स्ट्रेन चेंज करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज करता है, ठीक है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर वैक्सीन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और यही केस हो रहा है आपके कोरोना वायरस में भी। फिर कभी इस टॉपिक पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हेलमिंथिस डिजीज, इसमें 2 ग्रुप आते हैं, या तो प्लैटी हेलमिंथिस या फिर एस हेलमिंथिस। तो दोनों को हम एक साथ हेलमिंथिस डिजीज बोल देते हैं।
ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले डिजीज पढ़ते हैं। अच्छा, आपने एस्केरीज नाम सुना होगा, और ये तो आपने देखा भी होगा, स्पेसिमेन में देखा होगा ना, स्कूल्स में आपको स्पोर्टिंग के लिए भी दिया जाता है करने के लिए। तो ये जब बॉडी में एंटर कर जाता है, ठीक है, थ्रू फूड, जनरली ये थ्रू फूड ही इन्फेक्शन करता है, तो आपकी इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसको मैं डिटेल में समझाती हूँ। जो डिजीज है वो है एस्केरियासिस। क्या कहलाएगी? एस्केरियासिस। और इसका जो पैथोजन है वो है एस्केरीज। इसको हम कॉमन राउंड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप इसकी स्क्रीन पे आप देखिए, आपको एक फोटो दिखाई दे रही होगी, इसको देख के तो अब याद आ ही गया होगा कि ये क्या है। ये है एस्केरीज। ठीक है, ऐसा दिखता है और यही इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, और इन्फेक्शन में क्या कॉज करता है ये, इसका ट्रांसमिशन देख लेते हैं एक बार। फीकल ओरल रूट इसका ट्रांसमिशन है। ठीक है, जैसे जनरली ये छोटे बच्चों में हो जाता है, हाँ बड़ों में भी हो जाता है कि बच्चे जब मिट्टी में खेलते हैं तो गंदे हाथों से ही खाना खा लेते हैं, हैंड वॉश नहीं करते हैं अपना, या फिर ऐसे गंदगी जगह में कभी बार खेलते हैं तो उसके थ्रू ही इसका ट्रांसमिशन होता है। मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड के साथ में देखो होता क्या है कि ये हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और वहीं पे ये एग ले करता है। ठीक है, अपने एग्स देता है और वो एग्स एक्सक्रीटा के थ्रू, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड के थ्रू बाहर आते हैं। ठीक है, अब वो सॉइल में आ गए हैं, सॉइल से मतलब सॉइल कॉन्टामिनेटेड हो गई है। अब जो भी वो जो सॉइल है जहां जिस एरिया में भी प्रेजेंट है, या वहां पे कोई बच्चा खेल रहा है, या कोई भी बड़ा इंसान या छोटा बच्चा डायरेक्टली अगर कांटेक्ट में आ जाता है उस सॉइल के या उस एग्स के, ठीक है, और वो फिर उन्हीं हाथों से खाना खा लेता है, तो वो एग्स वापस से ह्यूमन बॉडी में चले गए और अब वापस से वो क्या करेंगे, हैच होंगे, अंदर जाके हैच हो जाएंगे और वॉर्म्स इंटेस्टाइन में डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी जनरली एक लाइफ साइकिल है। इसका साइन एंड सिम्टम, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर। ठीक है, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। और उसके बाद में इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। ठीक है, जनरली ये जो वॉर्म्स हैं, राउंड वॉर्म है एस्केरीज, ये कहाँ पे ग्रो कर रही है, कहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही है, ये ह्यूमन बॉडी में, इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इंटरनल ब्लीडिंग, क्योंकि छेद कर देगी इंटेस्टाइन में तो इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, पेट में दर्द होगा, मस्कुलर पेन, जो एब्डोमिनल मसल्स है वो पेन करना स्टार्ट करेंगी। ठीक है, और फीवर भी आएगा, उसकी वजह से अनीमिया भी हो जाता है। देखो अब इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है ना, तो अनीमिया भी होता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके सिम्टम्स हैं, साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो ये आप सबने खाई होगी, बचपन में खाई होगी, एल्बेंडाजोल, एक टेबलेट खाते हैं, साल में एक बार खाते हैं जनरली ये, ताकि पेट में कोई भी कीड़ा हो तो मर जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, एस्केरीज तो हमने देख लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं दूसरे वॉर्म की तरफ। इसका नाम है एलिफेंटियासिस। आपने सुना भी होगा, हाथी पांव जिसको हम कहते हैं। एलिफेंटियासिस, एंड इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है फिलेरियासिस। ठीक है, अब इसका जो पैथोजन है ये है Wucheria bancrofti। इसी को हम फिलेरियल वॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डिजीज है वो है एलिफेंटियासिस
और इसका जो पैथोजन है वो है वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी और इसी का दूसरा नाम है फिलेरियल वॉर्म। इसकी भी आप फोटो देख लो, स्क्रीन पे दिख रही होगी कि ये कैसे दिखता है। ठीक है, ये सारे के सारे हेलिमेंथिस वाले डिजीज हैं। ठीक है, वो सारे वॉर्म है, कीड़ों से जो डिजीज होती है ना, ये सारी वही वाली है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा? इसका ट्रांसमिशन होता है थ्रू बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, मच्छर के काटने की वजह से ये होता है। अब इसका साइन एंड सिम्टम्स, इसका साइन एंड सिम्टम्स जनरली देखो, ये जो वॉर्म है, ये जो कीड़ा है, ये लोअर लिम्स में ही अफेक्ट करता है। और जनरली कहां पे अफेक्ट? लोअर लिम्स मतलब आप समझते हो, पांव। ठीक है, अफेक्ट्स इन द लोअर लिम्स। और ये माइग्रेट करता है, कहाँ माइग्रेट करता है? हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना, वहां पे माइग्रेट करता है। तो पांव में से खुजली भी चलती है और पांव बहुत सूज जाता है, बहुत बड़ा ऐसा फूल जाता है पांव, इसीलिए उसको हाथी पांव बोलते हैं। इसकी मैं आपको देखो फोटो दिखा रही हूँ, स्क्रीन पे देखो, ये इसी डिजीज की वजह से हुआ है। ये जो दिख रहा है आपको लोअर लिम्ब, जो पांव है वो कैसे फूल गए हैं, किसकी वजह से है? ये वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी की वजह से ही है, जिसको हम एलिफेंटियासिस बोलते हैं। इस डिजीज को हम एलिफेंटियासिस बोलते हैं। ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन भी करवाता है ये इन द ऑर्गन्स। ठीक है, और कई सालों तक रहता है ये। ठीक है, ऐसा एक दो दिन की बात नहीं है कि अच्छा इन्फेक्शन हुआ और ये डिजीज इतनी जल्दी दिखने लग गई। नहीं, ये बहुत साल ले लेती है, बहुत साल में डेवलप करती है। ठीक है, तो और ऑल्सो इट अफेक्ट्स जेनाइटल एरिया। ठीक है, तो ये डिजीज है। यहां तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? वायरल डिजीज पढ़ी है, उसके बाद में हमने 2 हेलमिंथिस की डिजीज पढ़ी है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे फंगल से रिलेटेड कुछ डिजीज, फंगल डिजीज। उसके बाद में मेन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रोटोजोवन डिजीज। उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, इसीलिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, यहां तक आपका ये सिलेबस कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।